हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आप ही के यूट्यूब चैनल मार्केटिंग ज्ञानोलॉजी में। दोस्तों, आज मैं आपको अपने इस वीडियो में द पावर ऑफ कंपाउंडिंग के विषय में जानकारी दूंगा। क्यों पावर ऑफ कंपाउंडिंग को अल्बर्ट आइंस्टीन जैसे जीनियस व्यक्ति ने दुनिया का 8वां अजूबा बताया। हम जानेंगे कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग है, ये कैसे वर्क करता है और कैसे आप इसे अपने इन्वेस्टमेंट में अप्लाई करके मल्टीपल रिटर्न प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए मैं आपको इसके विषय में जानकारी देता हूँ। दोस्तों, आप जैसा देख पा रहे हैं स्क्रीन में, सपोज मैं आपको एक ऑफर देता हूँ कि आपको पर डे मैं कुछ पैसे दूंगा, और पैसे देने का जो पैटर्न होगा वो कुछ इस तरह होगा कि फर्स्ट डे मैं आपको 1 रुपीज़ दूंगा, सेकेंड डे आपको 2 रुपीज़ दूंगा, थर्ड डे आपको 4 रुपीज़ दूंगा, फोर्थ डे आपको 8 रुपीज़ दूंगा। मतलब आपको जो हर दिन मिलने वाला जो पैसा होगा वो पहले दिन से डबल होगा। हर दिन आपका अमाउंट जो है वो डबल होता जाएगा, और ऐसा हम 30 डेज तक करेंगे। तो आप देखेंगे कि फिफ्थ डे आपको 16 रुपीज़ मिल रहा है, सिक्स्थ डे आपको 32 रुपीज़ मिल रहा है, सेवन्थ डे 64 रुपीज़ मिल रहा है, एट्थ डे 128 रुपीज़ मिल रहा है, नाइन्थ डे 256 रुपीज़ मिल रहा है, टेंथ डे 512 रुपीज़ मिल रहा है, 11th डे 1024 रुपीज़ मिल रहा है, 12th डे 2048 रुपीज़ मिल रहा है, 15th डे 16,384 रुपीज़ यहाँ पर आपको मिल रहा है, 25th डे आपको देखिए यहाँ पर 1,67,77,216 रुपीज़ मिलेंगे। और यदि हम बात करें 30th डे की, तो आप देखें 53,68,70,912 रुपीज़ मिलेंगे। यदि हम ये सारे अमाउंट को, मतलब फ्रॉम द फर्स्ट डे जो आपको अमाउंट मिला है वहाँ से लेकर के यदि हम इस सारे अमाउंट को कैलकुलेट करेंगे, तो आप देखिए ऐड करने पर ये मोर देन 107 करोड़ रुपीज़ आपको अमाउंट आपके हाथ पे इन 30 दिनों में मिलेगा। बशर्ते पैटर्न आपका वही होना चाहिए जो मैंने आपको बताया, मतलब हर दिन आपका अमाउंट डबल होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं मात्र 1 रुपये से मैंने इसे शुरू किया था, और हर दिन आपका अमाउंट डबल होता गया, और आपको जब 30th डे में जो अमाउंट जो आपने इकट्ठा किया वो मोर देन 107 करोड़ रुपीज़ हुआ। तो ये जो है इसे ही हम कंपाउंडिंग इफेक्ट कहते हैं। सपोज कीजिए आपने 1000 रुपीज़ इन्वेस्ट किया है फॉर दी 30 ईयर्स, ठीक है। अब 30 साल के लिए यदि आपने अपना 1000 रुपीज़ यहाँ पर इन्वेस्ट किया और आपको 10% के हिसाब से आपको जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है, तो 10% के हिसाब से यहाँ पर आप देखें आपको फर्स्ट ईयर 1100 रुपीज़ मिलेगा, सेकेंड ईयर 1200 रुपीज़ मिलेगा, थर्ड ईयर 1300 मिलेगा, बट ऑब्वियस 100 रुपीज़ आपको पर ईयर मिलेगा, क्योंकि आपका प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो आपका 1000 रुपीज़ है। और इस तरह से यदि 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको पर ईयर मिल रहा है तो 100 रुपीज़ में जुड़ता जाएगा। तो आफ्टर 30 ईयर्स यदि आप देखेंगे तो 4000 रुपीज़ आपको यहाँ पर जो है आपके इन्वेस्टमेंट का रिटर्न, यहाँ पर ओवरऑल रिटर्न मिलेगा। मतलब आपका प्रिंसिपल जो है 1000 रुपीज़ वो 30 ईयर में 4000 रुपीज़ हो जाएगा। यदि हम यही चीज़ देखें कंपाउंडिंग इंटरेस्ट के हिसाब से, मतलब यदि आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट ना होकर कंपाउंडिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है, तो यहाँ पर आप देखें फर्स्ट ईयर आपको 1100 रुपीज़ मिलेगा, सेकेंड ईयर आपको जो अमाउंट मिलेगा वो मिलेगा 1210 रुपीज़, थर्ड ईयर 1331 रुपीज़ मिलेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर फ्रॉम दी सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स आपके रेट ऑफ इंटरेस्ट में यहाँ पर जो है डिफरेंस नज़र आ रहा है। मतलब कंपाउंडिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट में आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो यहाँ पर ज़्यादा मिल रहा है। थर्ड ईयर भी आप देखें यहाँ पर आपको जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर ज़्यादा ही मिल रहा है। और अगर हम लॉन्ग टर्म में देखें तो जब 30th ईयर आप यहाँ पर देखेंगे तो आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो हो जाएगा 17,449। अब आप देख सकते हैं सिंपल इंटरेस्ट में जहाँ 1000 रुपीज़ 4000 रुपीज़ बनकर आपको मिल रहा है, वहीं पर कंपाउंडिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से यदि हम देखें तो यहाँ पर वही एक 1000 रुपीज़ जो है आपको 17,449 रुपीज़ होकर मिल रहा है। अब ऐसा क्यों होता है दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर यदि 1000 रुपीज़ इन्वेस्ट कर रहे हैं आप, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 10% के हिसाब से यदि रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिल रहा है और आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो 1000 रुपीज़ ही है, तो आपको 100 रुपीज़ आपको रेट मतलब इंटरेस्ट मिलेगा। ये 100 रुपीज़ आपका जो है प्रिंसिपल के साथ जोड़कर 1100 रुपीज़ होएगा। नेक्स्ट ईयर जब आपको इंटरेस्ट मिलेगा तो यहाँ पर कंपाउंडिंग इंटरेस्ट में होता क्या है कि आपका जो 1100 रुपीज़ है वो आपके प्रिंसिपल की तरह एक्ट करेगा, और उसमें आपको 10% अगेन इंटरेस्ट मिलेगा, और 10% जो इंटरेस्ट होगा वो हो जाएगा 110 रुपीज़ आपके प्रिंसिपल में अगेन जुड़ेगा, और वो हो जाएगा 1210 रुपीज़। अभी जो 1210 रुपीज़ है ये अगेन प्रिंसिपल अमाउंट की तरह एक्ट करेगा, और इस पर अगेन
आपको जो है 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, और आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो 10% है उसके हिसाब से 121 रुपीज़ आपको इंटरेस्ट मिलेगा, और आपका जो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट अमाउंट है वो हो जाएगा 1331 रुपीज़। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि आपका जो इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट भी आपके प्रिंसिपल अमाउंट में जुड़कर प्रिंसिपल अमाउंट की तरह ही एक्ट करेगा, और नेक्स्ट ईयर आपको उस इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट मिलेगा। जबकि सिंपल इंटरेस्ट में आप यदि 1000 रुपीज़ इन्वेस्ट करते हो तो हर साल आपको 10% का जो इंटरेस्ट है वो आपके प्रिंसिपल अमाउंट पे ही मिलेगा, मतलब हर साल आपको 100 रुपीज़ आप ऐड करते जाओगे अपने इन्वेस्टमेंट आपके प्रिंसिपल अमाउंट पे। लेकिन जो आपका कंपाउंडिंग इंटरेस्ट होता है, इसमें आपका जो इंटरेस्ट होता है उस इंटरेस्ट पर भी आपको इंटरेस्ट मिलता जाता है, और इस तरीके से यदि आप देखेंगे तो यहाँ पर 1000 रुपीज़ जो है आफ्टर 30th टाइम आपका जो कंपाउंडिंग होता जाएगा जो आपका इंटरेस्ट, उसके बाद आपका 17,449 रुपीज़ होकर मिलेगा। मतलब आप देखें लास्ट में आपका जो 1000 रुपीज़ जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट था वो 30th ईयर में आपको 1586 रुपीज़ का आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर जो इंटरेस्ट अमाउंट है वो आपको ऐड कर रहा है यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं कि कंपाउंडिंग, जो पावर ऑफ कंपाउंडिंग है वो किस तरह से आपके जो इन्वेस्टमेंट है उसमें रिटर्न को बढ़ाता है। तो दोस्तों आप इसको कैसे आप अप्लाई कर सकते हो और किस तरह आपको अप्लाई करना है अपने इन्वेस्टमेंट में, ये मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर आप देखें, यदि कोई व्यक्ति 20 ईयर्स का है, कोई पर्सन 20 ईयर्स का है और वो 5000 रुपीज़ मात्र इन्वेस्टमेंट करना शुरू करता है, और वो इन्वेस्टमेंट तब तक करेगा जब तक वो 60 ईयर्स का नहीं होता है, मतलब अपने रिटायरमेंट एज तक। तो 40 ईयर्स वो नेक्स्ट 40 ईयर्स अपना इन्वेस्टमेंट करेगा, और इस तरह से अगर आप देखें तो 5000 रुपीज़ 40 ईयर्स तक हर महीने देगा, तो टोटल मिलाकर वो 24 लाख रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट करेगा। और इस तरह से अगर आप देखें तो वहाँ पर उसको 15% अगर हम एज्यूम करें कि उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है, और वो भी कंपाउंडिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है, तो आप देखेंगे कि उसको जो रिटर्न मिलेगा वो मिलेगा 15,70,23,777.29 पैसे। तो आप देख सकते हैं कैसे एक व्यक्ति जो मात्र 20 ईयर्स का है उसने मात्र 5000 रुपीज़ पर मंथ की सेविंग शुरुआत की अपने 20th ईयर से, और 40 ईयर्स नेक्स्ट 40 ईयर्स के लिए अगर वो इन्वेस्टमेंट करता है तो वो यहाँ पर 15 करोड़ से भी ज़्यादा का अमाउंट इकट्ठा करता है। बात करें एक ऐसे व्यक्ति की जिसने यही इन्वेस्टमेंट 35 ईयर्स से शुरू किया। अब 35 ईयर से शुरू किया उसने, लेकिन उसने कहा कि यार चलो मैंने लेट शुरू किया, अब हम क्या करते हैं कि इन्वेस्टमेंट का अमाउंट थोड़ा ज़्यादा कर देते हैं। तो 5 टाइम मल्टीपल करता है एक 5000 से, मतलब देखिए आप यहाँ पर 25,000 रुपीज़ आप यहाँ पर देखिए इन्वेस्टमेंट कर रहा है। वो करेगा, वो भी अपनी एज जो 60 ईयर्स है तब तक के लिए करेगा भाई, जब तक रिटायरमेंट है तब तक के लिए वो कर रहा है। और 25 ईयर्स तक अगर वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो वो टोटल अमाउंट जो इन्वेस्टमेंट करेगा वो करेगा 75 लाख रुपीज़। अब 75 लाख रुपीज़ उसने इन्वेस्टमेंट कर दिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट अगेन 15% कंपाउंडिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट लिया हमने, और उसको जो अमाउंट रिटर्न मिलेगा वो मिलेगा यहाँ पर आप देख सकते हैं 8,21,26,843.38 पैसे। मतलब उस व्यक्ति को ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने के बावजूद यहाँ पर आप देख सकते हैं उसको जो है रिटर्न कम मिलेगा एज कम्पेयर टू उस व्यक्ति के जिसने 20 ईयर्स से मात्र 5000 रुपीज़ इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया। आप देख सकते हैं डिफरेंस 8,21,26,843.38 पैसे उसे मिलेंगे। अब बात करें किसी ऐसे व्यक्ति की जो 40 ईयर्स का हो गया और वो काफ़ी लेट है, बट फिर भी उसने कहा कि नहीं मैं इन्वेस्टमेंट शुरू करता हूँ। उसने 40,000 से उसने इन्वेस्टमेंट शुरू किया। अब 40,000 रुपीज़ से उसने इन्वेस्टमेंट शुरू किया 60 ईयर्स तक, जब तक वो रिटायरमेंट नहीं होता, तो नेक्स्ट 20 ईयर्स के लिए वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है। इस तरह से वो 96 लाख रुपीज़ वो इन्वेस्ट करेगा। अब 96 लाख रुपीज़ वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है कंपाउंडिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो उसका 15% है। तो 15% का जो कंपाउंडिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो उसको जो रिटर्न देगा आफ्टर 60, जब उसकी 60 ईयर्स होगी तब, तो जब वो पैसा निकालेगा तो उसे जो रिटर्न मिलेगा वो मिलेगा 6,78,199 रुपीज़। अब आप देखें यहाँ पर जिस भी व्यक्ति ने लेट इन्वेस्टमेंट शुरू किया उसने अपना जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो बढ़ाया है, लेकिन उसके बावजूद सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे और सेम एज पर, मतलब 60 ईयर्स की एज पर भी यदि वो देखे तो यहाँ पर अमाउंट उसे कम मिलता जा रहा है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि पावर ऑफ कंपाउंडिंग का बेनिफिट यदि आपको लेना है तो हमें 2 फैक्टर्स का विशेष ध्यान रखना है जो कंपाउंडिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट को इम्पैक्ट करता है। पहला है टाइम
मतलब जितना जल्दी आप उसमें इन्वेस्ट करेंगे, जितने लॉन्ग टाइम के लिए आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट इन्वेस्टेड रहेगा, उतना ही ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा, कंपाउंडिंग उतना ही ज़्यादा आपको बेनिफिट देगा। दूसरा, रेट ऑफ इंटरेस्ट, बट ऑब्वियस जितना अधिक रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा उतना ही अच्छा आपको उतना रिटर्न मिलेगा। तो आपको यहाँ पर मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि हमें किसी ऐसे इंस्ट्रूमेंट को चूज़ करना है जिसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका अच्छा हो, और दूसरा कंपाउंडिंग इफेक्ट जो है वो उसमें मिलता हो, मतलब कंपाउंडिंग का जो बेनिफिट है वो उसमें मिलता हो। तो स्टॉक मार्केट में जो इक्विटी है आप उसे परचेज कर सकते हैं फॉर द लॉन्ग टर्म, आपको काफ़ी अच्छा जो है वो मतलब आपको रिटर्न दे सकते हैं। कंपाउंडिंग फॉर्मूला उसमें भी अप्लाई होता है। म्यूचुअल फंड आप इन्वेस्ट कर सकते हो, आप चाहें सिक्योरिटी के हिसाब से तो जो पीपीएफ है, पीपीएफ में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आप चाहें तो एनपीएस में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये सारे जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं ये सब की सब जो हैं आपको कंपाउंडिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट का बेनिफिट देते हैं। बट आपको ये निर्धारित करना है कि आपका रिस्क एपेटाइट क्या है, आपका इन्वेस्टमेंट बिहेवियर क्या है, और उसके हिसाब से ही आपको इंस्ट्रूमेंट चूज करना है और फॉर द लॉन्ग टाइम आपको जो है इन्वेस्टमेंट करना है। अब इसमें दो चीज़ें और भी अधिक इम्पॉर्टेंट है। पहला है कंसिस्टेंसी, मतलब अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट शुरू किया है तो ऐसा नहीं है कि आपने 1 मंथ डाला, 2 मंथ छोड़ा, फिर 3rd मंथ डाल दिया, 4th मंथ डाल दिया, 5th मंथ और 6th मंथ छोड़ दिया, इस तरह नहीं। आपको कंटिन्यूअसली उसमें कंसिस्टेंसी आपको बनाकर रखनी है। तो कंसिस्टेंसी इज़ द की, एंड द सेकेंड की इज़ पेशेंस, धैर्य। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है आपको काफ़ी ज़्यादा धैर्य रखना पड़ेगा। जो व्यक्ति 20 ईयर्स से अपना इन्वेस्टमेंट शुरू कर रहा है वो नेक्स्ट 40 ईयर्स तक अपना इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू रखेगा, और तब उसको जो है पावर ऑफ कंपाउंडिंग का यहाँ पर बेनिफिट मिलेगा। यंग लोगों में ज़्यादातर होता क्या है, वो शॉर्ट टर्म में बेनिफिट लेने की कोशिश करते हैं। कई बार उन्हें लगता है कि भाई जितना अमाउंट है वो जल्दी मिल जाए, और ऐसे करके वो गलत डिसीजन लेते आते हैं। कई बार उन्हें लॉस होता है, कई बार वो शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड, इन सब से वो अलग हो जाते हैं, और कई बार उनके डिसीजंस जो हैं बहुत रॉन्ग होते हैं, वो फाइनेंशियली अनसिक्योर हो जाते हैं। तो यहाँ पर क्या करना है कि हमें सही डिसीजन लेना है और उसमें स्टिक रहना है, सबसे मेन चीज़ ये है। वॉरेन बफे ने भी कहा है कि वी कैन नॉट प्रोड्यूस अ बेबी इन अ मंथ, हम 1 महीने में बेबी प्रोड्यूस नहीं कर सकते, अगर उसमें 9 मंथ्स का टाइम लगता है तो लगता है। सेम यहाँ पर इन्वेस्टमेंट में भी होता है, हमें इन्वेस्टमेंट के लिए उसे उतना प्रॉपर टाइम देना ही होगा जितना उस इन्वेस्टमेंट में अच्छे रिटर्न के लिए लगता है। तो हमें ये ध्यान रखना है, और हमें जो कंसिस्टेंसी और पेशेंस ये दोनों फॉलो करने होंगे। अब यहाँ पर यदि हम ऐसे किसी इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्टमेंट करते हैं जिसमें हमें 12 to 15% के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें मिलता रहे, और हमारा जो इन्वेस्टमेंट है हम उसमें कंसिस्टेंसी रखेंगे, तो डेफिनेटली हमें पावर ऑफ कंपाउंडिंग का काफ़ी अच्छा बेनिफिट मिलेगा। तो दोस्तों, ये रही जानकारी अबाउट पावर ऑफ कंपाउंडिंग के विषय में। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और जो जानकारी इस वीडियो में दी गई है वो आपको समझ आई होगी। और यदि आपको कोई भी इसमें डाउट है, आप मुझे कमेंट करके इसके बारे में पूछ सकते हैं। आपको वीडियो अगर पसंद आया है प्लीज़ शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अन्य जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।